तो अब देखिए मोटे मोटे तौर पे 3 डिफिनीशन हम लोग पढ़े हैं। सॉल्यूशन में 2 चीज ही होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ। सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में जो कितना में प्रेजेंट है 1 लीटर में, वेट बाई वॉल्यूम ml में रखते तो ऊपर 1000 से गुना करते। इसी को वेट बाई वॉल्यूम 1000 में से 100 निकाल लिए, 10 बच गया। 100 निकाल के इस टर्म को परसेंट बाई वॉल्यूम लिख दिया। तो स्ट्रेंथ बराबर परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10, और परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बराबर यहां पर निकाले होंगे परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंटेज वेट बाई वेट गुना डेंसिटी, है ना। यही उसमें पुट कर दिए, ये देखिए इंटू 10। क्लियर है। ये शॉर्ट नोट्स में ये आपको ऐड करना है ना। यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किए हैं, अभी इतना सही होगा, लेकिन वही बढ़ के 2 4 5 पेज हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी अभी से ही ना कि सर पढ़ा देंगे तब जा कर करके हम बनाना स्टार्ट करेंगे, कि अभी शुरू कर रहे हैं। हाँ, अब जो है आगे पढ़ते हैं। पार्ट पर मिलियन, इसको कहते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, है ना। सबसे पहली बात पार्ट पर मिलियन के लिए कि ये टर्म यूज हुआ है हार्मफुल केमिकल के लिए। यदि सॉल्यूशन में कोई हार्मफुल केमिकल है तो उसके मेजरमेंट के लिए टर्म का इस्तेमाल किया गया है पीपीएम, है ना। कभी कभी सॉल्यूशन में डीडीटी प्रेजेंट होता है, गैमेक्सिन प्रेजेंट होता है, थोड़े से ही अमाउंट में प्रेजेंट होता है लेकिन हार्मफुल है। तो इस हार्मफुल नेचर के वजह से वो थोड़ा सा ही है लेकिन मेजर करना है, वैसे जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं पार्ट पर मिलियन। द टर्म यूज्ड फॉर मेजरिंग concentration of harmful chemical if present in solution even in very trace amount। वेरी ट्रेस अमाउंट कहने का मतलब है बहुत ही कम मात्रा में, है ना। अब इस पर एक कहानी भी हम बताएंगे आपको कि पिछले दिनों ना रामदेव बाबा हल्ला करते हैं कि थम्सअप या कोको कोला जो है नहीं पीना चाहिए। कोक बड़का बोतल बनाए, है ना। इस कोक में परेशानी क्या है। अब देखो एक आध वो कहेगा माउंटेन ड्यू पीना चाहिए, कोई नहीं पीना है, मतलब ठंडा बनाए, है ना, कोई नहीं पीना है। कारण क्या है सो सुनिएगा। कहते हैं कि इसमें डीडीटी प्रेजेंट है, डीडीटी। इसमें हो सकता है गैमेक्सिन प्रेजेंट हो, जिसको शॉर्टकट में बीएचसी कहते हैं। हो सकता है इसमें क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट हो सकता है इसमें
ब्लीचिंग पाउडर प्रेजेंट हो। देखना, थोड़े से अच्छे से सुनना, एनडीए वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो एनडीए का तैयारी करते हैं, है ना, वो जनरल बात है ये। अब ये इसमें प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि वाटर को साफ करना है, तभी ना उसमें डालेंगे। तो वाटर ट्रीटमेंट जो होगा, चाहे डीडीटी से होगा, चाहे बीएचसी से होगा, चाहे क्लोरोफॉर्म से होगा, चाहे ब्लीचिंग। जैसे अपने घर का टंकी साफ करना है आपको, पानी पीने के लिए टंकी ऊपर बनाते हैं, तो वो साफ करना है। तो साफ करने के लिए हम लोग जनरली इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर लाके डालते हैं। ठीक है, अब आप देखे होंगे एक आध दिन तक नल से खोलिएगा तो ब्लीचिंग पाउडर का ही स्मेल आएगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का पार्टिकल्स टंकी में आ गया है। ठीक है, और वही पानी यदि पीते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाके डिपॉजिट होता है। ठीक है, और धीरे धीरे ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि पानी रोज पीना है। तो ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होगा तो कार्सिनोजेन होता है, कैंसर काउजिंग। ठीक है, तो इवन 1000 किलो में 2-4 ग्राम भी है तो यह हार्मफुल है। यही लिखा है, द टर्म यूज फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, ये हार्मफुल केमिकल इफ प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यदि वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में, वेरी ट्रेस, 1000 किलो में 15 ग्राम, 1000 किलो सॉल्यूशन में 10-15 ग्राम भी प्रेजेंट है तो हार्मफुल तो है। इसी को मेजर करने के लिए ये टर्म का इस्तेमाल किया गया। ऐसे तो हम किसी भी सॉल्यूशन का पीपीएम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसकी खास डिस्कवरी इसी के लिए हुआ था। तो अभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर मेजरिंग हार्मफुल केमिकल इन द सॉल्यूशन। तो टिक लगाइएगा आप, है ना, चूंकि 4 ऑप्शन रहेगा, मोलरिटी भी रहेगा, परसेंट बाई मास भी रहेगा, मोलरिटी भी रहेगा, लेकिन हार्मफुल केमिकल को खास मेजर करने के लिए कौन से टर्म का इस्तेमाल किया गया, पार्ट पर मिलियन। बाकी सबसे भी मेजर होता है, लेकिन वो हार्मफुल केमिकल जरूरी नहीं है, लेकिन यदि हार्मफुल केमिकल है तो पार्ट पर मिलियन ही टिक लगेगा। अब ये एनडीए वाले के लिए बता रहे हैं, एनडीए का तैयारी बहुत लोग करते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। अब देखो स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा देंगे हम। ईथ, ईथ मतलब कितना कार्बन, ईथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लिख दी। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, फिनाइल समझ रहे हो ना, बेंजीन वाला रिंग, है ना, और इस पर क्लोरो सीएल, क्लोरोफिनाइल हो गया ये। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग जो ब्रांच्ड है, और यहां पे लो गया सीएल। देखो हो गया ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। अब क्या लिखता है, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो सीएल सीएल सीएल, 3 गो क्लोरो, इथेन तो 2 गो कार्बन है, 1 गो हाइड्रोजन यहां लगेगा। फार्मूला ऑफ डीडीटी, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अरे हल्ला क्यों कर रहे हैं, जब देखो ये भी सीखने में हल्ला, मतलब ये कोई इंटरेस्ट का मैटर नहीं रहा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का स्ट्रक्चर बना दिए, डीडीटी है, ये सब डिसइंफेक्टेंट है, मतलब जर्म किलर है, जर्म्स को सरफेस पे जो मारता है ना उसको कहते हैं डिसइंफेक्टेंट, है ना। एक होता है एंटीसेप्टिक, वो भी जर्म को मारता है, लेकिन आपके स्किन पे मारता है। यदि स्किन पे घाव हो गया तो हम लोग डिटॉल लगाते हैं, है ना, तो वहां पर डिटॉल को क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक। लेकिन पानी में जर्म हो गया तो डिटॉल नहीं डालते, इसके साथ ट्रीटमेंट करते। बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम है, बेंजीन हेक्सा
क्लोराइड। देखिए ये आपकी फायदे के लिए, आपकी जानकारी के लिए टॉपिक हम शुरू, मतलब एक एक्स्ट्रा बात सब वो बताए कि बच्चा कुछ एनडीए वगैरह का भी परीक्षा देता है तो यहाँ पे मौका है तो थोड़ा बात कर लेते। सुनिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का नाम गैमेक्सिन भी है और इसका तीसरा नाम लिंडेन भी है, कॉमर्शियल नेम, कॉमर्शियल नेम लिंडेन। और इसको 666 भी कहते हैं, 666। और क्यों कहते हैं 666 सो सुनिएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6। देखिए 666 कहां से आया है, दिख रहा है 666 का मतलब कार्बन कैटो, हाइड्रोजन कितना और क्लोरीन कितना, यही 666 हो गया है ना। स्ट्रक्चर देखिए बनेगा कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, एगो हाइड्रोजन एगो क्लोरीन, एगो हाइड्रोजन एक ठो क्लोरीन, एक ठो हाइड्रोजन और एक ठो क्लोरीन। क्लोरोफॉर्म में उतना कोई बात नहीं है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप जानते हो CHCl3, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी जानते हो CaOCl2। बस इतना सा बात। ये 4 मॉलिक्यूल जो पानी ट्रीटमेंट में काम आता है, वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, पानी को साफ करने के बाद ही ना कोको कोला में डालेंगे जी। तो इसमें यदि थोड़े से अमाउंट रह गया, चूंकि इंडस्ट्री वाला है उसको तो ढेर सारा पानी चाहिए होगा तुरंत में, बहुत सारा बोतल बनाना है, सारा का सारा डीडीटी नहीं भी निकलेगा तो पैकेजिंग हो जाएगा, स्मेल आपको पता नहीं चलेगा चूंकि उसमें और बिवरेज डाला जाता है ना। तो ये आपके बॉडी में इसके थ्रू डीडीटी बीएससी जा सकता है। अब इस चारों में देखिएगा एक कार्बन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के एक एलिमेंट कॉमन है। कार्बन हाइड्रोजन तो ग्लूकोज में भी होता है, कौन कॉमन है, इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन ही है जो वाटर ट्रीट कर रहा है ना, क्लोरीन ही है जो बैक्टीरिया को, जर्म को मार रहा है, ठीक है। और यही क्लोरीन यदि आपके बॉडी में जाएगा तो मस्कुलर ऑर्गन में जमा होगा, एक्सक्रीट नहीं होगा। कहां पे जमा होगा, कहां पे जमा होगा, मस्कुलर ऑर्गन। एक दूसरा मस्कुलर ऑर्गन का नाम याद है बॉडी में, सबसे बड़ा मस्कुलर ऑर्गन जहां पे डिपोजिट होने से खतरा पड़ जाता है वो है लीवर, है ना, पूरा मसल्सी है लीवर में, वहीं पे जाके जमा हो जाता है और धीरे धीरे 50-60 साल में कैंसर काउज कर देता है, कार्सिनोजेन है, ठीक है। अब इसके कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए टर्म बनाया गया पार्ट पर मिलियन। लिखिए तब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ तैयारी कराना पड़ेगा ना, रेलवे में यार्डमैन, गार्डमैन, क्या क्या मैन बनते हैं लोग, उसमें पूछेगा ना ये बात। जल्दी जल्दी लिखिए फिर बाद में दिक्कत होने लगेगा। लिखो ना, इसका मतलब बदमाशी करोगे, हल्ला करोगे। हे कल वाला लिख तो लिया है, तुम अपना लिखो जल्दी जल्दी। कितना जानकारी, अभी 10 मिनट आके बैठे हो, कितना जानकारी मिल गया। डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन कहते हैं, स्ट्रक्चर भी
बीएचसी का 5 को नाम याद पड़ गया, 666 भी कहते हैं, कितना जानकारी। ये सभी वाटर ट्रीटमेंट में काम आते हैं। अभी नाली साफ करने का योजना आता है सरकार का, तो डीडीटी पड़ता है? अब वाटर में आदमी का गंदगी है तो आदमी मारने वाला दवाई देना पड़ेगा, ये बैक्टीरिया मारने वाला है। वाटर पार्क तो कोई बात ही नहीं। ये सॉल्यूशन चैप्टर के लिए बेवजह की बात है, लेकिन फिर भी बात है, ये आपके लिए बात है, ये जनरल लाइफ की बात है। हाँ भाई, रुके हैं, आप लोग के बिना हम कहाँ जाएंगे। आप लोग के बिना हम कहीं जाएंगे। नोट, डीडीटी, बीएचसी, क्लोरोफॉर्म, ब्लीचिंग पाउडर।
क्या लिख दिया? तो डीडीटी, बीएचसी, क्लोरोफॉर्म, ब्लीचिंग पाउडर आर डिसइंफेक्टेंट यूज्ड टू किल जर्म ऑन नॉन लिविंग सरफेस। देखो यहाँ पे कितनी जानकारी है, देखो अलग करके उन्हें ले जाके अकेले में कोई पूछने लगेगा डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या होता है तो परेशानी बढ़ जाएगी। करेगा बदमाश। डिसइंफेक्ट मतलब होता है किल जर्म ऑन नॉन लिविंग सरफेस। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर है? तो एंटीसेप्टिक किल करता है जर्म्स को लिविंग सरफेस पे, एंटीसेप्टिक जर्म ही किल करता है। कहां पे जर्म किल करता है? लिविंग सरफेस पे, है ना। और डिसइंफेक्टेंट कहां पे जर्म को किल करता है, बस इतना सा अंतर, है ना। आर क्लोरीनेटेड कंपाउंड एंड एफिनिटी टू डिपॉजिट इन मस्कुलर ऑर्गन, है ना। देखिए क्या है, ये सब क्लोरीन वाला कंपाउंड है और कहां डिपॉजिट होगा? मस्कुलर ऑर्गन में। मस्कुलर ऑर्गन, अब मैथ वाले को पता नहीं कौन सा ऑर्गन मस्कुलर ऑर्गन लगेगा, तो लीवर ही समझिएगा ज्यादातर। एंड सपोज टू बी, अरे पढ़ो ना अक्षर रही, ये सब बोर्ड में आता ना लिखल, तो कहता है पहली बार देखा कार्सिनोजेनिक क्या हो गया, कैंसर काउजिंग को कार्सिनोजन कहते हैं, बस इतना सा बात। जिस भी केमिकल सब्सटेंस से कैंसर हो सकता है उसको कार्सिनोजेन कहते हैं। क्लियर है? पढ़े? अभी भी नो सर, कहां पे क्या हो गया? आज ये छोड़ के जाने वाला हो गया। सही पकड़ी। नॉन लिविंग, लिविंग सही ठीक कर दीजिएगा, वो छोड़ के जाने वाला लिविंग हो गया था। नाउ अब देखिए आप, पीपीएम किसको कहते हैं ये समझ में आएगा। पीपीएम का इस्तेमाल कहां पे करना है ये बताया यहां पे। पीपीएम का इस्तेमाल यहीं पे करना है जहां पे कोई हार्मफुल केमिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है जी? हार्मफुल केमिकल। ये याद करवाते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिए। हार्मफुल केमिकल यदि कोई प्रेजेंट है तब मेजर कैसे करेंगे, कौन से टर्म से? पीपीएम से। नेक्स्ट, पीपीएम का डिफिनीशन लिखेंगे अब। द पार्ट बाय मास ऑफ ए सॉल्यूट present in million part by mass of solution called as ppm। पार्ट बाई मास का मतलब होता है ग्राम, कै ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में, इसी बात को कहते हैं पीपीएम। यानी पीपीएम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई बिग डब्ल्यू इंटू 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन में कितना शून्य? 10 पर पावर 6 शून्य। छोटका डब्ल्यू क्या है जी? वेट ऑफ, अरे सब बोलो। बड़ा वाला डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। पीपीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 10 टू द पावर 6। देखते रहना, पीपीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, देखना जी 10 टू द पावर 6 है, गुना 100 लिख देते हैं, इंटू 10 टू द पावर 4 लिख दें,
एक ही चीज लिखे या अलग है? अब परसेंट बाई मास पिछले क्लास में आप पढ़े थे, परसेंट बाई मास इज इक्वल टू वेट बाई वेट इंटू 100। तो पीपीएम इज इक्वल टू परसेंट बाई मास इंटू 10⁴ है ना। और परसेंट बाई मास बराबर भी कुछ पढ़े थे, वही वेट बाई वॉल्यूम गुना डेंसिटी पढ़े थे, या वेट बाई वॉल्यूम बटा डेंसिटी पढ़े थे। क्या पढ़े थे याद है? इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना है कि जब भी भूला जाए तो याद रहे, जब भी भूला जाए तो याद रहे। देखो क्या लिख पढ़े, परसेंट बाई मास इज इक्वल टू परसेंट बाई वॉल्यूम बटा डेंसिटी पढ़े, है ना। तो परसेंट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू पीपीएम बराबर परसेंट बाई वॉल्यूम बटा डेंसिटी इंटू 10⁴। ये सब पीपीएम का डेफिनेशन। ये सब लिखने की बराबर जरूरत नहीं है, एक बार वो लिखा रहेगा ना शॉर्ट नोट्स में तो अपने आप ही हो जाएगा। यहां तक कर करके देख लेना है कि अभी इससे जो बदलेगा बदलेगा। लिखिए जल्दी से। वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट को भूलना नहीं रहता है, सॉल्यूशन में दोनों बात रहता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। नहीं इसको ऐसे नहीं समझना है, इसको समझना है कि सर मेहनत कर रहे हैं, देखिए पैसा आता है, मेहनत करने से ऐसे समझना है। कहे हुए बस इसे देखो जी, लिख ले रहा है इसके बाद मासी कर रहा है, कुछ लोग पीछे रह जा रहे हैं। लिखिए जल्दी से। पीपीएम का मतलब, अब सुनिएगा, कहीं पे लिखा हुआ है 15 पीपीएम, कहीं पे लिखा हुआ है 15 पीपीएम। इसका क्या मतलब है? आपके पास बोर्ड के लाइक सवाल होता है, व्हाट डू यू मीन बाई 15 पीपीएम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जैक्ट जो बोर्ड का लैंग्वेज है उसी में क्वेश्चन है। ऐसे सवाल पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई 15 पीपीएम ऑफ सॉल्यूशन। नाम कोई भी रख सकता है, लेकिन यदि 15 पीपीएम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, इससे आप क्या समझते हो? तो देखो हम लोग क्या समझते हैं, आप देखो गौर से, लिखना आपको क्या होगा। 15 पीपीएम है, मतलब ये कि 15 ग्राम सॉल्यूट, कितना ग्राम? प्रेजेंट इन मिलियन ग्राम
मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बस ये समझना है आपको, मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 15 ppm लिखा है, और इसमें आप बता सकते हो कि इसमें सॉल्यूट कोई भी है वो कितना ग्राम है, तो 15 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 10 टू द पावर, मिलियन ग्राम का मतलब है 10 टू द पावर 6 ग्राम। और यदि कोई पूछ दे कि सॉल्वेंट कितना है, तो आपको क्या बताना है, 10 टू द पावर 6 माइनस 15, क्या, इतना ग्राम, है ना। अब 10 लाख में 15 घटा के जो आता है वही सॉल्वेंट का वेट। न्यूमेरिकल बनाने के समय में कभी कभी बराबर 10 टू द पावर 6 ही लिख दिया जाता है ना, कि करीब करीब बता रहे 10 लाख में 15 रुपया मांग रहे हैं, कौन बड़का बात है, 10 लाख में 15 रुपया नहीं। ये तो 1,000 रुपया में कोई कहता है 10 रुपया ने बाद में दे देगा, ठीक है लाओ ना उतने दे दे, वही बात है, 10 लाख में 15 रुपया का बात है। ये लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड में, ये आपको समझाएं हम, इतना लिखना है, 1 नंबर का सवाल होता है, व्हाट डू यू मीन बाई 15 ppm। अभी से बता दें, 3 को क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से एक ठो बोर्ड में रहता ही रहता है। एक ठो व्हाट इज मोललिटी, और एक व्हाट डू यू मीन बाई मोल फ्रैक्शन। बस मोल फ्रैक्शन, मोललिटी, एगो ही 15 ppm 20 ppm, है ना। 3 बात किए हैं, एगो सवाल रहता ही रहता है। अब अभी से ध्यान देंगे, वहां पे टिक लगा देंगे, बोर्ड के लिए सर कहे थे, बस बात इतना ही है, और क्या। लिख दिया। अब इसी तरह से पीपीएम के बजाय यदि पीपीबी बोलेगा, पार्ट पर बिलियन, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, पीपीबी। अभी सब लिखेंगे कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला, पीपीबी का फॉर्मूला क्या हो सकता है जी, बोलो, W/W इंटू 10 टू द पावर, और 1 बिलियन में क्या सुनना, 9। यही सवाल मोदी जी के किए थे आज से 5 साल पहले, है ना। पूछे थे कि 1 बिलियन में कितना जीरो होता है, ये भी किसी को हो सकता है पता नहीं हो, और ये वो करते रहते हैं। आपको भी नहीं पता रहेगा, तब यही बतवा हम पूछ रहे हैं। 10 टू द पावर, है ना, 1 बिलियन में 10 टू द पावर 9 होता है, वो मिलियन था, 10 टू द पावर 6 लिखे, ये बिलियन है। अब बताओ, इसको लिख सकते हैं क्या, W/W इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 7, तो लिख सकते हैं क्या, परसेंट बाई मास इंटू 10 टू द पावर 7, दैट इज पीपीबी। बात खत्म, ठीक है। और एक टर्म पार्टिकुलर, एक किताब में देखोगे, ये आज तक आया नहीं है, पीपीटी भी होता है, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, ये है पार्ट पर बिलियन। हाँ वही नहीं है, इसीलिए लिखना पड़ता हमको, पार्ट पर 1000 है, ये ट्रिलियन में नहीं जाना है, मतलब ट्रिलियन में कोई कितना ग्राम है ये मीनिंगलेस हो गया, बिलियन तक चलेगा। पीपीटी पार्ट पर 1000 को कहते हैं। पीपीटी बराबर क्या लिखोगे, W/W इंटू 10 टू द पावर 3। क्या लिखोगे, परसेंट बाई मास लिख के इंटू क्या कर दें, बात खत्म, जल्दी से। ये सिमिलर टर्म है, पीपीएम जैसे वैसे ही पीपीबी, वैसे ही पीपीटी।
नहीं, ये सवाल बना दीजिए जल्दी से, बिना हमें कुछ बोले आप बना दीजिएगा। क्वेश्चन है, ये सैंपल ऑफ वाटर कॉन्टामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म, पानी में क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है जिसका कंसंट्रेशन 15 ppm है, तो बताइए परसेंट बाई मास कितना है। ठीक बताए। क्यों नहीं बना? नहीं बनने वाला कोई बात ही नहीं है। पीपीएम, यहां देखिए फॉर्मूला है, परसेंट बाई मास इंटू 10⁴ पीपीएम बराबर परसेंट बाई मास इंटू 10⁴ कहां चल गया? हाँ, यहाँ है आंसर। ये सैंपल ऑफ वाटर सेवरली कॉन्टामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, न्यूमेरिकल के लिए ये सब तो कहानी है कि एक पानी का सैंपल है जो क्लोरोफॉर्म से कॉन्टामिनेटेड। देखो, जब अशुद्धि मिल जाता है ना तभी ये वर्ड का इस्तेमाल होता है ना। ऐसे लिखेगा मिक्स्ड विथ, यदि आप मिलाए हैं पानी में चीनी मिला के कोई लिखता है कॉन्टामिनेटेड, वो कहता है एडेड या मिक्स विथ, यानी अच्छा चीज आप मिलाएं। आई कंटामिनेटेड है मतलब मिल गया है, गलती से मिले चाहे रह गया उसमें, दैट इज कंटामिनेटेड। 15 ppm, परसेंट बाई मास निकालना है, यानी ppm दिया हुआ है, परसेंट बाई मास इंटू 10⁴, तो परसेंट बाई मास इज इक्वल टू ppm भागा 10⁴। ppm का वैल्यू लिखा हुआ है 15 भागा 10⁴, यानी 15 गुना 10⁻⁻, माइनस हो गया। और क्या करना था इसमें, है ना? और क्या कुछ करना था? बढ़िया है, बना है सबसे, कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है। पीपीएम यदि पूछ रहे हैं ग्राम दे दे तब तो कोई W/W गुना 10⁻⁶, है ना, W/W गुना 10⁻⁶, जिसमें एगो W वेट ऑफ सॉल्यूट है और बड़ा वाला W, और दोनों बराबर हो जाएगा तो काट के बन जाएगा। ये भी बताएं। नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन।
नेक्स्ट टर्म मोल फ्रैक्शन, इसको छोटा वाला एक से लिखते हैं या बड़ा वाला एक से भी लिख सकते हैं आप, है ना। मोल फ्रैक्शन, सुनना, देखो बात को थोड़ा समझ लेते हैं ना तो याद करने में, याद रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन बहुत बड़ा टर्म नहीं है। मोल तो मोल होता है। अब बोले मोल क्या मोल होता है, तो जैसे 1 किलो सेब होता है ना ऐसे बाजार में, वैसे ही हम केमिस्ट्री में 1 मोल पोटेशियम कार्बोनेट होता है, और इतना जानना है। जैसे उधर में जाकर के कहेंगे ना कि 1 किलो आलू लेते आओ, केमिस्ट्री वाले सर कहेंगे 1 किलो पोटेशियम परमैंगनेट लेते आओ, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते आओ। भाषा है अमाउंट मेजर करने का। अब उसके बाद है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। रेशियो है ये, रेशियो है ये, नंबर ऑफ मोल का रेशियो है। चूंकि सॉल्यूशन में 2 तरह का सबस्टांस होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। दोनों को मिला के सॉल्यूशन कहा जाता है। तो एक सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, इस रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। कितना छोटा बात है ना। कितना मोल सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, रेशियो निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। कितना मोल सॉल्वेंट कितना मोल सॉल्यूशन, भागा दे देंगे, क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। इट इज द रेशियो। इसका डिफिनीशन बहुत बार आता है लिखने। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ आइदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। आइदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, 2 ही कंपोनेंट तो होता है, वन इज सॉल्यूट अदर इज सॉल्वेंट। आइदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल, of solution called as मोल फ्रैक्शन। बस इतना छोटा सा डिफिनेशन है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ आइदर कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, उसका नंबर ऑफ मोल बटा टोटल नंबर ऑफ मोल को हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। सुनना सुनना, लेट इन ए सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्यूशन में द सॉल्यूट टेकन एज component 2 while solvent is taken as component 1, then x2 बराबर नंबर ऑफ मोल बाई n1 प्लस n2 लिख सकते हैं क्या। x2 किसको बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। 2 कौन से कंपोनेंट को मान लिए, सॉल्यूट। पूरे चैप्टर में ऐसा ही माना हुआ है, ठीक है। सॉल्यूट को कंपोनेंट 2 माना गया है और सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1। यदि आपको नहीं याद रहता है तो इसी की जगह पे आप x सॉल्यूट लिखोगे तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट लिखोगे, बाय नीचे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिखोगे। ये या ये दोनों बराबर है, ठीक है। कंपोनेंट 2 के हिसाब से चलो तो n2 बाई n1 प्लस n2 लिख दोगे
और सॉल्यूट लिख के चलो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट लिखोगे। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको और परेशान करता है कि बच्चा रट के आया है कि वो समझता है। वो कहेगा ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय कंपोनेंट ए एंड बी। अब ए एंड बी में कोई सॉल्यूट होगा कोई सॉल्वेंट होगा। तो यहां पर यदि तुम एक्स बी निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कर देना है। इसी तरह से केमिस्ट्री है, नाम रखेगा कि ये सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। अब इसमें दो है, बेंजीन है और एक टॉलिन। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल क्या रखेंगे, बेंजीन रखेंगे, इधर बेंजीन प्लस टॉलिन रखेंगे। मतलब जिस तरह से कहता है उसी तरह से। और यदि हम x1 निकाल रहे हैं तो क्या लिख देंगे, n1 बाई जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर बटा टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट लिखना है तुमको तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल। हाँ बोलो ना क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल किसका, अरे वाह, सॉल्वेंट का, और नीचे नंबर ऑफ सॉल्यूट। बात खत्म। मोल फ्रैक्शन इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन, किसी एक का नंबर ऑफ मोल बटा टोटल नंबर ऑफ मोल, किसी एक का नंबर ऑफ मोल बटा टोटल नंबर ऑफ मोल, किसी एक का नंबर ऑफ मोल बटा लिखो फटाफट, समझने में समय लगाना। और समझ जाना इतना है, इतना समझ जाना है कि अपने बाल बच्चे को भी समझाना है। भेजना, लेकिन घरे जाएगा तो पूछना पड़ता है ना कि क्या पढ़े थे, गए थे कि ना गए थे। मोल फ्रैक्शन का मतलब समझाओ तो सोचेगा बाबूजी तेज हैं। ऐसे जो है ना नहीं समझता है, वो खुद ही समझने लगता है, वो हम जो पढ़े आपको बुझाएगा। तो ये कितना खराब बात है, इतना बुझोगे तब कभी भी आप तोड़ सकते हो। अच्छा बहुत पढ़ रहे हो, बताओ मोडालिटी। मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, यूनिट लेस होता है। मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस, मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस। क्योंकि ऊपर में भी नंबर ऑफ मोल है और नीचे भी नंबर ऑफ मोल है, तो मोल मोल कट जाएगा, और कट जाएगा तो जी मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस क्वांटिटी है। लिखे, मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। बोलो हवा में बात करते हैं, वो दोनों में तो कोई बात ही नहीं, लिख देना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1।
सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। इससे आप क्या समझते हैं? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, इससे आप क्या समझते हैं? बोलिए ना, कुछ समझते हैं तो। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, लिखिए जल्दी से। सम ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्वल टू 1, क्या समझते? किसी भी फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, ये मैथमेटिकल टर्म है। मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है तो बाद की बात है। मैथमेटिकली किसी भी फ्रैक्शन का सम होता है कि नहीं होता है? अरे जबरदस्ती है, जबरदस्ती है तो बताओ। जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं। अगला टर्म इसी के अंदर लिखिएगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। ये कहने का मतलब है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, है ना। और यदि वैसे देखते हैं कि x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 1, है ना, और x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों तीनों एक के बात। मेन ये बात है ना, ये तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। सुनिए सुनिए जी, 50 एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसका फ्रैक्शन एगो 10/50 है, एगो 15/50 है, और तीसरा फ्रैक्शन इसका 25/50 है। तीन दो फ्रैक्शन में बांट दिए, 10 15 25 25 50, ऐसे ना बटेगा। फ्रैक्शन इसी को ना कहते हैं। 50 पूरी क्वांटिटी है, 10 में 50 में 10, 50 में 15, 50 में 25। अब ये इसका फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन का सम कीजिए आप, 10/50, 15/50, 25/50, कितना आएगा? कितना आएगा? अरे यो सोचना पड़ेगा क्या? ये 1 ही आएगा हमेशा। तो सम ऑफ द रेशियो या सम ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। किसी भी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी को फ्रैक्शन में बांट दीजिएगा और फ्रैक्शन को जोड़िएगा तो वो 1 ही आता है। खाली ये मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 नहीं, किसी भी का फ्रैक्शन, किसी क्वांटिटी का फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो मोल फ्रैक्शन के सम भी हमेशा 1 आएंगे। ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है ना, इसमें कोई नया बात नहीं है, इसमें केमिस्ट्री नहीं है, ये मैथ। बुझाया? यदि हम पूछे थे ना कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, तो आपको यह कहना था कि सर सबका, सारे क्वांटिटी का रेशियो या फ्रैक्शन को जोड़ने से वो बन के बराबर ही आता है ना। तो एक क्वांटिटी ले लिया, इसके फ्रैक्शन कर दिए, फ्रैक्शन को हमने जोड़ दिया, 1 ही आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो कितना आएगा? यानी एक किसी का निकाल लोगे तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, एक में से घटा के। क्लियर है? क्लियर है? मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। चलिए लिखिए।
आंसर बताइए। सही है। 1/6। हाँ जी, नीचे बनाओगे ना। 2 मोल इथाइल अल्कोहल डिजोल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल इथाइल अल्कोहल डिजोल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल वाटर, है ना। तो मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल इथाइल अल्कोहल का 2 और 2 प्लस 10 मोल वाटर, यानी 2/12 1/6 बराबर 0.140 36 7 कर दें। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, कट गया। तो मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का कितना आया? 0.167। अब कोई पूछे मोल फ्रैक्शन वाटर कितना होगा, तो 1 - 0.167। 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3 और 9 में 1 गया 8, 0.833। दोनों को देखो जोड़ोगे 1 ही आएगा, है ना। एक निकाल लिए तो दूसरे में से एक घटा दिए तो भी आ गया आपको। हो गया, बिल्कुल आसान आसान। अब एक क्वेश्चन और। मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, समझ गया ना पूरी तरह से। पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। बड़े नेक्स्ट। अब एक तो बोर्ड का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट in a solution is 0.4। क्या समझते हैं इससे? अब ये सीबीएसई बोर्ड का भी क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। एक साल सीबीएसई बोर्ड में तो 2-3 बार आया, कभी 0.6 0.2 ऐसे करके ही आता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.4। लैंग्वेज आप लिखिएगा क्या, इसके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। आप लिखिएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर। हो सकता है आप समझ रहे हो कि अच्छा मोल फ्रैक्शन 0.4 दिया है, लेकिन बोर्ड में तो लिखना पड़ेगा ना कि क्या मतलब, क्या समझते हैं आप। तो देखो क्या समझते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर 0.4 लिख के दिया है, तो 0.4/1 0.4 ही नंबर ऑफ मोल होगा किसका, सॉल्यूट का, और नीचे 1 किसका, तो नंबर ऑफ मोल किसका, पूरा सॉल्यूशन ना जी। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करते हैं ना, पूरा सॉल्यूशन ना। देखिए कितना बढ़िया समझ रहे हैं। बोलेंगे सर इसका मतलब ये समझेंगे
कि 0.4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यदि 0.4 है तो आप क्या समझेंगे इससे? बोलेंगे हम ये समझेंगे कि 0.4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ, कितना अच्छा तो समझे, और क्या समझना है? ठीक है, तो उसका आंसर आप ये लिखेंगे 0.4 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ गिवन सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। बस इतना सा जवाब है। अब इसमें कोई बच्चा ऐसे लिखना शुरू करता है व्हाट डू मीन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इट इज मीन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इट इज मीन बाय, इट इज मीन बाय 2-3 बार लिख के 0.4 लिख देगा अंतिम में, है ना? तो खाली क्वेश्चन उतार करके कहकर नंबर नहीं दिया, कॉपियां तो भर दिए थे, लिखना तो बस इतना ही सा बात था। इसके अलावा आप जो इधर उधर लिख रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता उसको, ये चाहिए 0.4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल पूछे नहीं बता देंगे 0.6, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.6, नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का कितना है 0.6। क्लियर? क्लियर है? सवाल लिखिए जल्दी से। 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 180 ग्राम वाटर, 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, है ना? किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन? किसका? ग्लूकोज का। ग्राम में दिया हुआ है जी बच्चा, हाँ मोल निकालना पड़ेगा। अब ये निकालने आ रहा है या नहीं आ रहा है? नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। एक बटा 11, नहीं 0.1 बाई 11 ना, 0.1 बाई 10.1, ठीक है होगा। देखो कैसे कैलकुलेट करना है। ग्लूकोज यहां से सॉल्व कर रहे हैं, उतना ऊपर भी ना जाना चाहिए, तो कौन कहाँ लिखल है कुछ बच्चा परेशान हो जाएगा। देखो जी C6H12O6 मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा ना, कार्बन का मास गुना 6
1 गुना 16 गुना 12 छक प्लस 12 प्लस बराबर 180। मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, अरे वाह, तुम लोग को तो आता है। 1 गुना 2 जोड़ 16 18। द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल किसका? ग्लूकोज का। तो ऊपर लिखे हैं, हाँ थोड़ा सा ऊपर लिखे जी। कभी कभी मसला ये भी बन जाता है बचपन को कि कोची कहाँ पे लिख दिया आपने, यही नहीं बुझाया। चूंकि जब लिख रहे थे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट काम में हम बिजी थे, तो हम यहाँ इतना बात करते हुए ऊपर में नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं ग्लूकोज का C6H12O6। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 0. नंबर ऑफ मोल वाटर का, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 180 बटा 18 कितना आया। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना था? ग्लूकोज का। नंबर ऑफ मोल किसका लिखेंगे ऊपर, बोलो ना जी। नंबर ऑफ मोल नीचे प्लस नंबर ऑफ मोल, तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल कितना बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कितना, वाटर का 10, 0.1 बाई बराबर 1 बटा 101, 1 बटा 101 कितना आया भागा दे करके 0.0020। बस इतना सा काम करना, चाहो तो एक ही बार में कर सकते हो आप डायरेक्ट वहीं मोल फ्रैक्शन की जगह पे, अदरवाइज अलग से निकाल के बच्चा की तरह पूरा कर सकते हो। ठीक है, बढ़े। मोललिटी, छोटा वाला एम, मोलरिटी अलग बात है, मोललिटी अलग बात है। ये लिटी है, लिटी है ना, मोललिटी। एगो में आर रहता है मोलरिटी, बढ़िया से समझना है ना, नहीं तो मोलरिटी मोलरिटी एक के जैसा लगेगा तब दिक्कत है। कौन सा टर्म पढ़ रहे हैं? मोललिटी। ठीक है, कैसे लिखेंगे? छोटा वाला एम, मोलरिटी को बड़ा वाला एम लिखते हैं, छोटा वाला एम रहे तो मोलरिटी ही समझना है। ये देखो क्या बताता है, इसके डिफिनीशन है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in term of number of mole, in term of number of mole present per unit, जानते हो क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट।
सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट। अभी तक सॉल्यूशन सॉल्यूशन करते थे, इसमें सॉल्वेंट। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल present per unit weight of solvent called as molality of solution। देखो, मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन, सॉल्वेंट का वेट W, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N और सॉल्वेंट का वेट बड़ा वाला W लिखें। इससे पहले भी W लिखाया था, वो अलग था, यहाँ वाला W अलग है ना। मोलालिटी को कैसे लिखना है, छोटा वाला m से। तो सुनते रहना पहले, m बराबर नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट। किस चीज में सॉल्वेंट का वेट, केजी में। तो बताओ यूनिट क्या होगा इसका, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है। अब क्वेश्चन होगा ऐसे कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय फोर मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय 4 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। क्या आंसर करिएगा आप, 4 मोलल लिखा है ना, 4 मोलल लिखा है, यानी 4 मोल सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। बस यही समझना है, 4 मोल सॉल्यूट, 4 मोल सॉल्यूट, क्या मोल, कितना किलो सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन की मोललिटी क्या आएगी, 4। और ऐसे सॉल्यूशन को हम 4 मोलल कहेंगे, है ना। अब जरा बता दो, 4 मोल सॉल्यूट आधा किलो सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तब कितना होगा मोललिटी। हाँ, 4 मोल सॉल्यूट आधा किलो सॉल्यूशन में, आधा यहाँ आधा किलो, तो आधा मतलब 1/2 रखेंगे और 4 में गुना हो जाएगा, 8 मोलल हो जाएगा। तो इसका मतलब लिख रहे हैं, अब समझ गया है सब। 4 मोल सॉल्यूट, कै मोल सॉल्यूट, 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent। चार मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent, solution is called 4 molal। कितना आसान आसान बात होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 4 मोलल। अब इसका तुरंत मतलब है 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जल्दी, यूनिट हो गया मोल पर केजी।
ठीक है, बढ़े। रुक जाए। कहा तो वो थोड़ा खो जाता है बीच बीच में कभी कभी ना जी। सबको लेके चलना है, जो खोते हैं वो मेरे साथ रहिए, हम में खो जाइए ना। बस हम तो यही चाहते हैं, हो जाएगा। चार मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए हैं? अब देखिए आप, देखिएगा, मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट आया केजी में। नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का वेट केजी में। एक बच्चा से पूछे थे हम आधा केजी में, तो आधा केजी में तो 1/2 लगा दिया। 500 ग्राम में पूछते तो भी वही करते, नीचे 500 ग्राम लिखते और ऊपर 1000 चला जाता। 1/2 जैसे हुआ वैसे ही 500 ग्राम तो ऊपर में 1000। यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ मोल यदि वेट को हम ग्राम में लिखें तो ऊपर में कितना से गुना करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसमें केसेस देख लीजिए आप। नंबर ऑफ मोल बराबर, अभी फॉर्मूला भी पढ़ा है, वेट बाई, तो क्या आप लिख सकते हैं क्या? मोललिटी बराबर वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट ऊपर में 1000। क्या ठीक है थे जी? आप लिख सकते हैं इसी से, नंबर ऑफ मोल केस 2, नंबर ऑफ मोल एन बराबर एन बटा एन नॉट, नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। तो मोललिटी एम बराबर एन बटा एन नॉट इंटू वेट ग्राम में, देन ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 1000, है ना? ये कॉपी में भी आप ऐसे लिखिएगा जैसे कि ये लिख सके। यदि सॉल्यूट का वेट देगा तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, और यदि नंबर ऑफ पार्टिकल देगा तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट है, और यहां पे बड़ा वाला डब्ल्यू जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट है। हालांकि पहले ये बड़ा वाला डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूशन हुआ करता था, लेकिन मोललिटी में ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और एम जो लिखे हैं ये मॉलिक्यूलर वेट है। किसका? सॉल्यूट का। यहां पर एन नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल या पार्टिकल लिख सकते हैं आप, और एल नॉट एक रजिस्टर्ड नंबर है एवोगाड्रो साहब का, है ना? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और यहां भी डब्ल्यू वही है। ठीक है? नोट में बड़े वाले नोट में लिखना ये रहता है कि मोललिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चूंकि मोललिटी में वेट है, और वेट यानी कि मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है ना? टेम्परेचर पे मोललिटी डिपेंड नहीं करता है। एक बार नहीं 10 बार पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षा में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मोलरिटी डिपेंड कर जाता है, क्योंकि मोलरिटी में वॉल्यूम आता है, आएगा बताएंगे, लेकिन मोलरिटी में डिपेंडेंस नहीं है।
मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. Molality is temperature independent quantity since weight not depend on temperature. मोलैलिटी के आगे ही ये लिखना है, बिल्कुल साफ साफ लिखना है आपको कॉपी में. दो केस है एक्चुअली में, नंबर ऑफ मोल निकालने का और नंबर ऑफ मोल मोलैलिटी के फॉर्मूला में है, इसलिए हमने फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया है. सिंपल है ना. नया कोई फॉर्मूला आपके पास हम नहीं लेके आए हैं, केवल इसी को एक्सपेंड कर दिया है कि नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट पुट कर देना है. नहीं अभी हो वो नहीं गया, रुकिए 5 मिनट के लिए परेशानी. लिखे मोलैलिटी कैसा क्वांटिटी है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. मोलैलिटी का यूनिट क्या है? मोल पर केजी. मोलैलिटी का यूनिट है मोल पर केजी. टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है. क्यों नहीं डिपेंड करता है? क्योंकि वेट या मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो मोलैलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. अब एक क्वेश्चन बताएंगे जिसमें पता चलेगा मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है. क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैलिटी, नहीं मोल फ्रैक्शन. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं इन दियर एक्वस सॉल्यूशन of molality 0.2. Calculate the mole fraction of ethyl alcohol in their aqueous solution of molality 0.2. ये सवाल कैसे बनेगा? कैसे बनेगा जी? पहले दिमाग लगेगा तब ना पेन लगेगा. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.2 है ना. सवाल तो आईआईटी का ही है, लेकिन आप आसानी से क्या बना सकते हैं? तो देखिए मेरे साथ कैसे चलना है. मोलैलिटी m बराबर 0.2 दिया है. अभी व्हाट डू यू मीन बाई पढ़ाए थे ना. इसका ये मतलब है कि 0.2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ
सॉल्यूशन, बोलो जी। ये वाला मतलब है 0.2 मोललिटी है, इसका मतलब 0.2 मोल इथाइल अल्कोहल 1 मोल सॉल्यूशन में है। क्योंकि लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट क्या है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है बताइए। 1 माइनस 0.2 यानी 0. यही ना, तो 0.2 नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट का। निकल गया ना सब बात, अब देखो तुमको निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा क्या। और नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का है 0.8। ठीक है, निकालना क्या है साहब, क्या निकालना है, मोललिटी निकालना है, छोटा वाला एम। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि ग्राम में तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करिएगा, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना आया 0.2, सॉल्वेंट का वेट बताइए 0.8, नंबर ऑफ मोल है क्या, तो 0.8 मोल क्या, अरे बोलो ना क्या, सॉल्वेंट मतलब वाटर ही है ना, तो 1 मोल वाटर का कितना ग्राम, तो 0.8 मोल का कितना ग्राम क्या, यानी यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना पुट कर दें और ऊपर कितना गुना कर दें, बन गया मोललिटी। बोलो बन गया, नहीं बना, काहे, सॉल्यूशन का वेट लगना है इसमें क्या, ये तो अरे फाइंड करना था मोल फ्रैक्शन, निकाल रहे मोललिटी है, काहे ऐसे हो गया, ऐसे काहे हो गया यार, तुम लोग कुछ नहीं बोलता है कभी कभी यार, मोललिटी निकालना बोला हाँ, खैर कुछ नहीं बिगड़ा है, मोललिटी 0.2 था, हम लोग समझे 0.2 मोल इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट 0.8 ही होगा, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल 0.2 और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट का भी 0.8 ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। निकालना क्या है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइल अल्कोहल का, मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का, ये तो और भी आसान हो गया शायद, नंबर ऑफ मोल इथाइल अल्कोहल का बाई बाई कितना, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन ही ना, क्या गलती हुआ है, ये जल्दी जल्दी करके कुछ कुछ करता है, रुको रुको हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम बताता है ना, प्रॉब्लम है क्या ये बता रहे हैं, आम पढ़ा देंगे तो आम पढ़ेगा सब। मोललिटी समझो यहां से फिर से, ए भाई भाई ये क्या होता है, यहां समझो, क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, दिया क्या है मोललिटी 0.2, मोललिटी का मतलब होता है 0.2 मोल इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट में, ये डिफिनीशन था ना उसका, एक्चुअली में मेरे दिमाग में ये मोल फ्रैक्शन था और मोललिटी निकाल रहे थे, लेकिन सवाल तो दिया था पहले से, क्या दिया है सवाल में, और निकालना क्या है, तो मोललिटी लिख दिए 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.2 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो निकल तो गया है 0.2 मोल सॉल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो 0.2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना 1000 kg है ना, मतलब 1 kg है ना, तो 1000 ग्राम, अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आया
55.55 मोल, है ना। सॉल्वेंट का वेट है 1 kg, तो 1 kg में क्या ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1000 बटा 18, 18 पचे 90, 18 पचे 90, 55.55 मोल। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 55.55। नंबर ऑफ मोल इथाइल अल्कोहल का 0.2 बाई 55.75, भागा दीजिए, मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का निकल गया। झोला बंद वाला गैंग जो है ना, ये जो लास्ट में बकाता है उससे उल्टा पुल्टा हो जाता है। हाँ जल्दी सर, हो गया सर। झोला बंद गैंग तबाह करता है। लिखिए एक बार फिर बताते हैं और एक उल्टा सवाल देते हैं। देखिए झोला बंद गैंग, हाँ देखिए कितना बड़ा बिजी, एकदम पीएम वाला शेड्यूल्ड है। एरोप्लेन बाय रोड, भागा दे के बताइए। देखिए क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी 0.2। तो 0.2 मोलालिटी है, इसका मतलब है कि 0.2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, एक्वस लिखने का मतलब है वाटर। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का निकल गया 0.2, है ना। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का निकल गया 0.2, वो भी सही था लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी, लिखे हैं तो गलती नहीं है। 0.2 मोल सॉल्यूट है इसमें। सॉल्वेंट कितना नंबर ऑफ मोल है, तो 1 kg सॉल्वेंट है, तो 1 kg मतलब क्या ग्राम, 1000 ग्राम। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो 55 द नंबर ऑफ मोल इथाइल अल्कोहल का बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। तो इथाइल अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल 0.2 है, 0.2 जोड़ सॉल्वेंट 55.55, तो 55.55 जोड़ दिए, तो 0.2 बाई 55.75 कितना आया, 0.0, एक और 0.3 भाई। अब मोल फ्रैक्शन होता है यूनिट लेस, ठीक है। फिर हाँ मिलिए ना।